प्यारे विद्यार्थियों, नमस्कार। स्वागत है आपका आपके ही अपने YouTube चैनल संस्कृतानुराग पर। विद्यार्थियों, आज मैं 10वीं कक्षा के संस्कृत विषय का आदर्श प्रश्न पत्र सेट 3 प्रस्तुत करने जा रहा हूँ। यह आदर्श प्रश्न पत्र बोर्ड परीक्षा अथवा द्वितीय सावधिक परीक्षा 2021-2022 के लिए अत्यधिक उपयोगी है, क्योंकि इस आदर्श प्रश्न पत्र अथवा मॉडल प्रश्न पत्र को झारखंड शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद अर्थात जैक रांची के द्वारा छात्र हित में जारी किया गया है। अतः यदि आप इस आदर्श प्रश्न पत्र को अच्छी तरह से समझकर इसका अभ्यास कर लेते हैं तो आपको आपकी आगामी परीक्षाओं में काफ़ी सुविधा होगी। तो प्रस्तुत है आदर्श प्रश्न पत्र सेट 3। विद्यार्थियों, इस सेट के पहले मैं सेट 1 एवं सेट 2 प्रस्तुत कर चुका हूं, अर्थात 2 मॉडल क्वेश्चन पेपर प्रस्तुत किया जा चुका है, सेट 1 एवं सेट 2, और यह है सेट 3। देखिए, आपको तो पता है कि 40 अंक का यह आदर्श प्रश्न पत्र है और इसके लिए निर्धारित समय 1.5 घंटे का है। सामान्य निर्देश है कि परीक्षार्थी यथासंभव अपने शब्दों में उत्तर दें। कुल प्रश्नों की संख्या 19 है। प्रश्न संख्या 1 से 7 तक अति लघुत्तरीय प्रश्न हैं। इनमें से किन्हीं 5 प्रश्नों के उत्तर दें। कहने का तात्पर्य है कि 1 से लेकर 7 तक वेरी शॉर्ट आंसर वाले प्रश्न रहेंगे, जिनमें से आपको 5 प्रश्नों का उत्तर लिखना है और प्रत्येक प्रश्न के लिए निर्धारित अंक है 2, अर्थात 2 गुना 5 10 अंक। प्रश्न संख्या 8 से 14 तक लघुत्तरीय प्रश्न हैं, शॉर्ट आंसर वाले प्रश्न। इनमें किन्हीं 5 प्रश्नों के उत्तर आपको लिखना है। यहाँ भी कुल प्रश्नों की संख्या 7 रहेगी और यहाँ प्रत्येक प्रश्न के लिए 3 अंक निर्धारित है। तो 7 में से आपको 5 का उत्तर लिखना है। तो 3 गुना 5 15 अंक, 15 और 10 25 हो गया। प्रश्न संख्या 15 से 19 तक दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है, लॉन्ग आंसर वाले प्रश्न। यहाँ कुल 5 प्रश्न रहेंगे और इनमें से आपको 3 प्रश्नों के उत्तर लिखने हैं और प्रत्येक प्रश्न के लिए 5 अंक निर्धारित है। 5 गुना 3 15, उधर 25 था, 25 और 15, इस प्रकार से कुल 40 अंक के लिए यह आदर्श प्रश्न पत्र है। अब देखिए आदर्श प्रश्न पत्र को। खंड क अति लघुत्तरीय प्रश्नाः वेरी शॉर्ट आंसर। निर्देश है केषांचित् पंच प्रश्नानाम् उत्तराणि संस्कृत भाषया लिखत। किन्हीं 5 प्रश्नों के उत्तर संस्कृत भाषा में लिखें। पहला प्रश्न, कः वातावरणं कर्कश ध्वनिना आकुलीकरोति। कौन वातावरण को अपनी कर्कश ध्वनि से आकुल कर रहा है? इसका उत्तर होगा काकः, अर्थात कौआ। वातावरणम कर्कश ध्वनिना आकुली करोति, कौवे की आवाज बड़ी कर्कश होती है, तो कौआ अपनी कर्कश ध्वनि से वातावरण को आकुल या व्याकुल करता है। दूसरा प्रश्न, काकचेष्टः विद्यार्थी कीदृशः छात्रः मन्यते। कौवे की तरह चेष्टा वाला विद्यार्थी कैसा छात्र माना जाता है? इसका उत्तर होगा काकचेष्टः विद्यार्थी आदर्शः छात्रः मन्यते। कौवे की तरह चेष्टा वाला विद्यार्थी आदर्श छात्र माना जाता है। अगला प्रश्न, उदीरितः अर्थः केन अपि गृह्यते। उदीरितः अर्थात बताए जाने पर, कौन ग्रहण कर लेता है
अर्थात किसी भी चीज को बताए जाने पर कौन ग्रहण कर लेता है? इसका उत्तर होगा उदीरितः अर्थः पशुनापि गृह्यते। अर्थात बताए जाने पर या बोधित करने पर या समझाए जाने पर पशु भी उस चीज को ग्रहण कर लेता है, अर्थात समझ लेता है। अगला प्रश्न, चौथा प्रश्न, धावने कह वीरः भवति। दौड़ने में कौन वीर होता है? इसका उत्तर होगा धावने अश्वः वीरः भवति। दौड़ने में घोड़ा वीर होता है, तेज होता है। अगला प्रश्न, भारस्य वहने कह वीरः भवति। भार को वहन करने में या बोझ को ढोने में कौन वीर होता है? इसका उत्तर होगा भारस्य वहने खरः या गर्दभः वीरः भवति। खरः या गर्दभः गदहा को कहते हैं। आप खरः भी लिख सकते हैं, गर्दभः भी लिख सकते हैं। अगला प्रश्न, छठा, कह पुत्राय तस्य बाल्यकाले विद्याधनम यच्छति। कौन अपने पुत्र को उसके बचपन में विद्या नामक धन देते हैं? इसका उत्तर होगा पिता पुत्राय तस्य बाल्यकाले विद्याधनम यच्छति। पिता पुत्र को उसके बचपन में या उसके बाल्यकाल में विद्या नामक धन देते हैं। अगला प्रश्न, प्रश्न 7, अस्मिन् लोके के चक्षुष्मन्तः प्रकीर्तितः। इस संसार में कौन आंख वाले कहे गए हैं? सही मायने में आंख वाले कहे गए हैं। इसका उत्तर होगा अस्मिन् लोके विद्वांसः चक्षुष्मन्तः प्रकीर्तिताः। इस संसार में विद्वानों को सही मायने में आंख वाला या आंखों वाला कहा गया है। खंड ख, लघुत्तरीय प्रश्न। निर्देश है केषांचित पंच प्रश्नानाम उत्तराणि लिखत। किन्हीं 5 प्रश्नों के उत्तर लिखें। 3 गुना 5 15, अर्थात एक प्रश्न के लिए 3 अंक। देखिए प्रश्न संख्या 8 में, संधिम अथवा संधि विच्छेदम कुरुत। संधि या संधि विच्छेद करें। सुजोड़ आगतम, इसका होगा स्वागतम। उसके बाद है मुनीशः, इसका होगा मुनि जोड़ ईशः। फिर है सत जोड़ जनः, इसका होगा सज्जनः। उसके बाद 9वां प्रश्न, समास विग्रहम समस्त पदम लिखत। अर्थात यदि समस्त पद है तो उसका समास विग्रह करें, और यदि विग्रह किया हुआ है तो समस्त पद को लिखें। निर्मक्षिकम, इसका होगा मक्षिका नाम अभावः। उसके बाद है गृहस्थः, तो गृहे स्थितः गृहस्थः। फिर है माता चौ पिता चौ, इसका होगा माता पितरौ या पितरौ। आप माता पितरौ भी लिख सकते हैं और पितरौ भी लिख सकते हैं। समास में एक शेष द्वंद्व होता है जिसमें एक पद को शेष कर दिया जाता है, और उस नियम से पितरौ। दोनों ही सही है। आप दोनों में से जो लिखेंगे दोनों में आपको पूरा अंक मिलेगा। 10वां प्रश्न, अधोलिखितानाम पदानाम पर्याय पदम या समानार्थक पदम लिखत। नीचे लिखे गए पदों के पर्याय पद या समानार्थक पद। पर्याय पर्यायवाची पद को कहते हैं, समान मीनिंग वाला, और समानार्थक भी वही हुआ कि समान अर्थ वाले पद लिखें। सूर्य, सूर्य का रवि अथवा भानु। वृक्षः तरुः अथवा पादपः। मुखम आननम या वक्त्रम। विद्यार्थियों, यहाँ मैं 2 समानार्थक लिख दिया हूँ। आपको 2 लिखना जरूरी नहीं है, आप 1 लिखें। मैं यहाँ 2 इसलिए लिख दिया हूँ कि आपको इन दोनों में से जो आसान लगे आप उसे लिख सकते हैं परीक्षा में। आपको जो आसानी से समझ में आए, जो आसानी से याद रहे, वो आप लिख सकते हैं। यह भी कोई ज़रूरी नहीं कि मैं जो 2 लिख दिया वही होगा। कई सारे और भी पर्यायवाची हो सकते हैं, तो आप दूसरा भी लिख सकते हैं, किंतु वह सही होना चाहिए। आगे बढ़ते हैं।
11वें प्रश्न पर। अधोलिखितानां पदानां विपर्यय पदम अथवा विलोम पदम अथवा विपरीतार्थक पदम लिखत। तीनों का एक ही अर्थ है, विपर्यय, विलोम अथवा विपरीतार्थक। तो देखिए, अनादरः, अनादरः का होगा आदरः। उसके बाद है सत्यम, सत्यम का होगा असत्यम। फिर है अत्र, अत्र का होगा तत्र। अत्र मतलब होता है यहां, तत्र मतलब वहां। 12वां प्रश्न। रेखांकित पदमाधृत्य प्रश्न निर्माणम कुरुत। रेखांकित पद को आधार मानकर प्रश्न निर्माण करें। तत्वार्थस्य निर्णयः विवेकेन कर्तुम शक्यः। रेखांकित पद है तत्वार्थस्य, इसमें षष्ठी एकवचन का प्रयोग है। तो प्रश्न निर्माण जब करेंगे तो किम शब्द रूप के पुल्लिंग के षष्ठी एकवचन में होता है कस्य। तो हो गया कस्य निर्णयः विवेकेन कर्तुम शक्यः, और वाक्य के अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह अवश्य लगाएंगे। दूसरा, आत्म कल्याणम इच्छन नरः परेशान अनिष्टम न कुर्यात्। यहां रेखांकित पद है परेशान, तो इसका प्रश्न बनेगा आत्म कल्याणम इच्छन नरः केशाम अनिष्टम न कुर्यात्। परेशान में षष्ठी बहुवचन का प्रयोग है, तो यहां भी किम शब्द रूप के पुल्लिंग का षष्ठी बहुवचन लगाए, हो गया केशाम। उसके बाद है धैर्यवान जनः संसारे परिभवम न प्राप्नोति। इसमें रेखांकित पद है संसारे, जिसमें सप्तमी एक वचन का प्रयोग है। जब आप प्रश्न बनाएंगे तो बनेगा धैर्यवान जनः कुत्र परिभवम न प्राप्नोति। आप चाहें तो कुत्र के स्थान पर कस्मिन भी कर सकते हैं, कुत्र अथवा कस्मिन, क्योंकि जब आप हिंदी के दृष्टिकोण से सोचेंगे कि धैर्यवान व्यक्ति संसार में परिभव को प्राप्त नहीं करता, प्रश्न बनाएंगे तो होगा धैर्यवान व्यक्ति कहां परिभव को नहीं प्राप्त करता, तो कहां के लिए होता है कुत्र। और यदि विभक्ति के दृष्टि से देखते हैं तो संसारे में सप्तमी एक वचन, तो किम शब्द रूप सप्तमी एक वचन कस्मिन, तो कुत्र या कस्मिन आप दोनों में कुछ भी कर सकते हैं। वैसे कुत्र ज्यादा सही प्रतीत होता है। आगे आते हैं 13वें प्रश्न पर। निर्देशानुसारम लिखत। निर्देश के अनुसार लिखें। यहां प्रत्येक प्रश्न का अलग अलग निर्देश है, तो जैसा निर्देश दिया गया है वैसा आपको उत्तर लिखना है। प्रथमः धर्मः इत्यनयोः पदयोः विशेषण पदम किम। प्रथमः धर्मः, यहां दो पद है, प्रथमः और धर्मः। इन दोनों पदों में विशेषण पद क्या है, तो विशेषण पद होगा प्रथमः। उसके बाद है विद्या धनम महत इत्यनयोः पदयोः विशेष्य पदम किम। यहां भी दो पद है, विद्या धनम और दूसरा महत। यहां पूछ रहा है इन दोनों में से विशेष्य पद क्या है, तो विशेष्य होगा विद्या धनम। उसके बाद है मंदमति अपक्वम फलम खादति। अस्मिन् वाक्ये क्रियापदम किम। मंदमति अपक्वम फलम खादति, इस वाक्य में क्रियापद क्या है, क्रिया अर्थात वर्ब, तो क्रियापद है खादति। 14वां प्रश्न। प्रकृति प्रत्ययम संयोज्य विभज्य लिखत। प्रकृति प्रत्यय को जोड़कर अथवा तोड़कर मतलब अलग कर लिखें। शेवमान, तो शेव जोड़ सानच। उसके बाद है वी जोड़ हस जोड़ ल्यप, तो विहस्य। फिर है पठंती, तो पठ जोड़ क्षत्रि। अगला खंड, खंड गौ, दीर्घ उत्तरीय प्रश्न। निर्देश है केषांचित प्रश्न त्रयाणाम उत्तराणि संस्कृत भाषया लिखत। किन्हीं तीन प्रश्नों के उत्तर संस्कृत भाषा में लिखें। यहां 5 प्रश्न हैं, आपको 3 का उत्तर लिखना है। एक में 5 नंबर, 5 गुना 3 15। देखिए 15वां प्रश्न। विद्यालयस्य वार्षिकोत्सवम अधिकृत्य
मित्रं प्रति अधोलिखितं पत्रं मंजूषायां प्रदत्त शब्द सहायतया पूरयत। विद्यालय के वार्षिकोत्सव कहते हैं एनुअल फंक्शन को आधार मानकर मित्र को लिखे गए इस पत्र को मंजूषा में दिए गए शब्दों की सहायता से पूरा करें। मंजूषा में शब्द दिए गए हैं, इन शब्दों की सहायता से नीचे लिखे गए पत्र में जो खाली स्थान है, रिक्त स्थान है, उसे पूरा करना है। पहले मंजूषा के शब्दों को देख लेते हैं। वार्षिकोत्सव मैं बता चुका हूं, एनुअल फंक्शन को कहते हैं। कार्यक्रम या प्रोग्राम। मित्रम आप जानते हैं। प्रणाम ये भी आप जानते हैं। परीक्षा भवनम एग्जामिनेशन रूम या एग्जामिनेशन हॉल। व्यस्त या बिजी। मुख्य अतिथि को कहते हैं, चीफ गेस्ट को कहते हैं। पारितोषिकानि पुरस्कार। प्राप्तम प्राप्त किया। और राम। अब देखिए, सबसे पहले 1 नंबर में खाली स्थान है तो यहां हो गया परीक्षा भवनम। दाहिनी ओर या कभी कभी बाईं ओर भी दिया रहता है, तो ऊपर में स्थान का नाम रहता है जहां से पत्र लिखा जा रहा है। तिथि, तो मंजूषा में तिथि नहीं दिया है, आपको अपने मन से कोई तिथि लिख देना है। यदि आपके मन में संदेह है कि हम कौन तिथि लिखें, तो आप जिस दिन परीक्षा दे रहे हैं उस दिन की तिथि लिख दें। प्रिय मित्र राम यहां होगा 2 नंबर में। अद्य तव पत्रम प्राप्तम यहां भरा गया 3 नंबर में प्राप्तम। प्रिय मित्र राम, आज तुम्हारा पत्र प्राप्त किया या मिला। समाचारः अयम यत गत सप्ताहे अस्माकं विद्यालयस्य। समाचार यह है कि पिछले सप्ताह हमारे विद्यालय का, यहाँ 4 नंबर में होगा वार्षिकोत्सव था, एनुअल फंक्शन था। अहम मैं, सर्वे अध्यापकाः च और सभी शिक्षक। 5 में होगा व्यस्ताः आसन। मैं और सभी शिक्षक व्यस्त थे, अर्थात उस कार्यक्रम में। शिक्षा निदेशकः कार्यक्रमस्य। शिक्षा निदेशक शिक्षा विभाग के डायरेक्टर। कार्यक्रमस्य कार्यक्रम के। मुख्यातिथि यहां भराएगा 6 नंबर में। मुख्यातिथि आसीत, मुख्य अतिथि थे, चीफ गेस्ट थे। सह अस्माकम वे हमारे। 7 में भराएगा कार्यक्रमम, वे हमारे कार्यक्रम की प्रशंसा किए, तारीफ किए। सहयोग्येभ्यः छात्रेभ्यः उन्होंने योग्य छात्रों को। 8 में भराएगा पारितोषिकानि अयच्छत्, पारितोषिक दिया, उपहार दिया। पितृभ्याम मम 9 नंबर में हो जाएगा प्रणामः निवेदयतु, पिताजी को मेरा प्रणाम निवेदन करेंगे। भवतः 10 में हो गया मित्रम, आपका मित्र। क ख ग नाम नहीं दिया है, यहां नाम भी दिया रहता है तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। 16वां प्रश्न। अधोदत्तम चित्रम दृष्ट्वा मंजूषायां प्रदत्त शब्दानां सहायतया 5 संस्कृत वाक्यानि लिखत। नीचे दिए गए चित्र को देखकर मंजूषा में दिए गए शब्दों की सहायता से 5 संस्कृत के वाक्य लिखें। सबसे पहले आप चित्र को देखें। चित्र को जब आप ध्यान से देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि यह एक जंतुशाला का चित्र है, जू का या चिड़ियाघर जो भी कहें। और यदि आपको फिर भी मन में संदेह हो तो मंजूषा में जो शब्द हैं उनको भी देख लीजिए, उससे भी क्लियर हो जाएगा, स्पष्ट हो जाएगा। देखिए मंजूषा के शब्दों को। वर्तको, वर्तको कहते हैं बतख को, 2 बतख को। वनमानुषः, वनमानुष। पंजरे, पिंजरे में। बालका, लड़के। लंबते, झूल रहा है। उष्ट्रः, ऊंट। सिंहः, सिंह या शेर। जंतुशालायाः, जंतुशाला का। संति हैं। और पशवः, पशु। अब इस चित्र पर आपको 5 वाक्य बनाना है मंजूषा के शब्दों की सहायता से। ये कोई जरूरी नहीं है कि मंजूषा में जो शब्द हैं आप उनका प्रयोग हूबहू करें, आप उनकी विभक्ति में परिवर्तन कर सकते हैं।
यह भी कोई जरूरी नहीं है कि मंजूषा के प्रत्येक शब्दों का आप व्यवहार करें। आपको यदि प्रत्येक शब्दों की आवश्यकता नहीं होती है तो कुछ शब्दों को छोड़ भी सकते हैं, लेकिन आपके वाक्य व्याकरणिक दृष्टि से शुद्ध होने चाहिए और चित्र पर आधारित होना चाहिए। तो देखिए वाक्य, पहला वाक्य, इदम जंतुशालायाः चित्रम अस्ति। यह जंतुशाला का चित्र है। अत्र अनेके पशवः सन्ति। यहां अनेक पशु हैं, बहुत सारे पशु हैं। तीसरा वाक्य, बालकाः अत्र पंजरे सिंहम अपि पश्यन्ति। लड़के यहां पिंजड़े में सिंह को भी देखते हैं। वृक्षोपरि वनमानुषः लंबते। वृक्ष के ऊपर वनमानुष झूल रहा है। और अंतिम वाक्य पांचवा, जले द्वौ वर्तकौ तरतः। पानी में दो बत्तख तैर रहे हैं। तो ये था चित्र वर्णनम। 17वां प्रश्न, अधोलिखिते अन्वय द्वये मंजूषा प्रदत्त शब्द सहायतया पूरयत। अन्वय दिया हुआ है, दो अन्वय मंजूषा में शब्द हैं, उससे आपको पूरा करना है उन शब्दों की सहायता से। मंजूषा में शब्द है अपगमे, निमित्तम, केनापि, शक्यः, जनः। देखिए पहला अन्वय, यह यहां होगा निमित्तम। उद्देश्य, प्रकुप्यति, तस्य इसमें होगा अपगमे। स ध्रुवम प्रसीदति। यस्य मनसि अकारण द्वेषे अस्ति, यहां होगा जनः तम कथम परितोषयिष्यति। पूरे का अर्थ बता देता हूं। जो व्यक्ति किसी कारणवश कुपित होता है, क्रोधित होता है, उस कारण का अपशमन होने से, उस कारण का निराकरण हो जाने से वह प्रसन्न हो जाता है। किंतु यदि कोई व्यक्ति बिना कारण का कुपित होता है, बिना कारण का क्रोधित होता है, तो लोग उसको कैसे संतुष्ट कर सकते हैं? आसान था। दूसरा, येन, यहां होगा केनापि। यत् प्रोक्तम तस्य तत्वार्थ निर्णयः येन कर्तुम, यहां होगा शक्यः भवेत् सविवेक इति ईरितः। येन केनापि यत् प्रोक्तम, जिस किसी के द्वारा जो कुछ भी कहा गया, कोई व्यक्ति कुछ भी कह दिया, तस्य तत्वार्थ निर्णयः, उसका सही चीज का निर्णय करना, सही और गलत का। कोई कुछ भी कह दिया, वह सही कहा या गलत कहा, तो इसका निर्णय करने में जिसके द्वारा निर्णय किया जा सकता है, जो उसका निर्णय करने में सक्षम है, समर्थ है, सविवेक इति ईरितः, वही बुद्धिमान कहलाता है। ईरितः, ईरितः मतलब कथितः, वही बुद्धि वाला या वही बुद्धिमान कहलाता है। 18वां प्रश्न, अधोलिखितेषु वाक्येषु अंकानां स्थाने समय सूचक संस्कृत पदानि लिखत। नीचे लिखे गए वाक्यों में अंकों के स्थान पर समय सूचक संस्कृत पद लिखें। समय आपको लिखना है संस्कृत में, यहां अंक में दिया हुआ है। पहले पढ़ते हैं वाक्य को। प्रयागराज एक्सप्रेस रात्रौ 10 बजे का है, वादने आगच्छति, तो 10 का होता है संस्कृत में 10, 10 वादने। वादने तो लिखा है, आपको सिर्फ 10 लिख देना है। उसके बाद दिल्ली हावड़ा मेल रात्रौ 10:15, 10:15 में गच्छति, इसका होगा सपाद 10। 15 मिनट अधिक के लिए होता है सपाद, और 10 का 10। उसके बाद जनता एक्सप्रेस अपराह्ने 3:30, 3:30 वादने गच्छति, सार्ध त्रि, 30 मिनट अधिक मतलब आधा। समय होता है 60 मिनट का, 1 घंटे का, तो 1 का आधा, 1 घंटा का आधा 30 मिनट, तो आधा के लिए हो गया सार्ध, और 3 का त्रि, तो सार्ध त्रि। उसके बाद है सहरात्रौ 11:45 वादने स्वपीति, तो 11:45, इसमें आपको
एक चीज ध्यान देना होगा, 11:45 को हिंदी में बोलते हैं 11:45। ऐसा क्यों कहते हैं? क्योंकि समय 12 के करीब है। देखिए 11 से समय 45 मिनट आगे है और 12 से 15 मिनट पीछे है। तो 11 और 12 में जब हम तुलना करेंगे तो समय 12 के नज़दीक है, इसलिए यहाँ 11 नहीं 12 लिखाएगा। तो पादोन द्वादश, आप गलती से पादोन एकादश नहीं लिखेंगे, पादोन एकादश लिख देंगे तो हो जाएगा 10:45। इसको ध्यान में रखिएगा और याद रखने का आसान तरीका यही है कि समय जिसके नज़दीक है, समय 12 के नज़दीक है इसलिए 12, तो 12 का द्वादश, पादोन द्वादश वादने स्वीपीति, स्वपीति सोता है। उसके बाद अहम नित्यम प्रातः, फिर है 5:45। यहाँ देखिए समय किसके करीब है? समय 6 के करीब है, तो होगा पादोन षड या पादोन षट। 6 के लिए षड भी होता है और षट भी होता है, दोनों सही है। तो या तो आप पादोन षड लिखें या पादोन षट लिखें। वादने उत्तिष्ठामि, मैं रोज प्रातः 5:45 बजे उठता हूं। पादोन षडवादने उत्तिष्ठामि। 19वां प्रश्न, अधो लिखितम अनुच्छेदम पठित्वा प्रदत्त प्रश्नानाम उत्तरानि लिखत। नीचे लिखे गए अनुच्छेद को पढ़कर दिए गए प्रश्नों के उत्तर लिखें। एकदा राजकुमार सिद्धार्थः विहाराय उद्यानम गतवान। एक दिन राजकुमार सिद्धार्थ घूमने के लिए उद्यान में गए, बगीचे में गए। सहसा सह तत्र क्रंदन ध्वनिम अश्रिनोत। अचानक उन्होंने वहां क्रंदन ध्वनि को सुना। क्रंदन ध्वनि कहते हैं रोने की आवाज, रोने की आवाज को सुना। तदेव एक हंस तस्य सम्मुखे भूमौ अपतत। तभी एक हंस उनके सामने, सम्मुख मतलब सामने, जमीन पर गिर पड़ा। तम हंसम दृष्ट्वा सिद्धार्थः करुणापूर्णः संजातः। उस हंस को देखकर सिद्धार्थ करुणा से पूर्ण हो गए, दया से पूर्ण हो गए, उनके हृदय में दया आ गई। पुनश्च सह हंसस्य शरीरात् बाणम निष्कास्य यावत् पश्यति तावत् देवदत्तः तत्र समागतः। फिर जब वे हंस के शरीर से बाण को निकालकर जब वो देखते हैं तो देवदत्त वहां आया हुआ है। देवदत्त उनका भाई था, सिद्धार्थ का भाई। सह सिद्धार्थम उक्तवान, देवदत्त सिद्धार्थ को बोलता है, भो सिद्धार्थ, ऐसा हंस मया वाणेन निपातितः। इस हंस को मेरे द्वारा बाण से गिराया गया है। या इसको ऐसे समझें, ए सिद्धार्थ, इस हंस को मैं बाण से गिराया हूं, बाण से मारकर गिराया हूं। अतः इमम हंसम मह्यम देहि, इसलिए इस हंस को मुझे दे दो। सिद्धार्थ उच्चैः अवदत्, सिद्धार्थ जोर से बोला, न दास्यामि इमम हंसम, नहीं दूंगा इस हंस को। यतः अहम अस्य रक्षकः, क्योंकि मैं इस हंस का रक्षक हूं, मैं इसकी रक्षा किया हूं। तौ परस्परम विवदमानौ, वे दोनों आपस में विवाद करते हुए, झगड़ा करते हुए, राजसभाम गतवन्तौ, राजसभा में गए। राजा सर्वम वृत्तांतम श्रुत्वा आदिष्टवान, राजा संपूर्ण वृत्तांत को, संपूर्ण बातों को सुनकर आदेश दिए। हंस यस्य समीपे स्वयं चलित्वा गमिष्यति सह तस्यैव भविष्यति। हंस जिसके पास, जिसके नजदीक खुद चलकर जाएगा वह उसी का होगा। हंसः तु सानंदम सिद्धार्थमेव उपगतः, हंस तो आनंद के साथ सिद्धार्थ के ही पास गया। उक्तम ही कहा गया है, रक्षकः भक्षकात् श्रेयान, कि रक्षक भक्षक से श्रेष्ठ होता है, बढ़कर होता है। रक्षक अर्थात रक्षा करने वाला और भक्षक अर्थात मारने वाला। तो इसका अर्थ हुआ कि मारने वाला से बचाने वाला श्रेष्ठ होता है।
बहुत अच्छा गद्यांश था। अब प्रश्न को देखिए, एक पदेन उत्तरत, एक पद में उत्तर लिखना है, वन वर्ड आंसर। भूमौ कह पतितः आसीत, पृथ्वी पर कौन गिरा हुआ था? इसका उत्तर होगा हंस। दूसरा प्रश्न, कह उच्चेह अवदत, कौन जोर से बोला? होगा उत्तर सिद्धार्थ। उसके बाद रक्षकः कस्मात् श्रेयान, रक्षक किससे श्रेष्ठ है? तो भक्षकात्। अगला प्रश्न, हंसः स्वयं कस्य समीपम अगच्छत, हंस खुद किसके नजदीक गया? उत्तर होगा सिद्धार्थस्य। उसके बाद है पूर्ण वाक्येन उत्तरत, पूर्ण वाक्य में उत्तर दें। देवदत्तः सिद्धार्थम किम अवदत्, देवदत्त सिद्धार्थ को क्या बोला? इसका उत्तर होगा देवदत्तः सिद्धार्थम अवदत्, देवदत्त सिद्धार्थ को बोला, भो सिद्धार्थ एषः हंसः मया वाणेन निपातितः अतः इमं हंसम मह्यम देहि। पूरे वाक्य का अर्थ समझ लीजिए। देवदत्त सिद्धार्थ को बोला, ए सिद्धार्थ, यह हंस मेरे द्वारा वान से गिराया गया है, अतः इस हंस को मुझे दो। अगला प्रश्न, राजा किम आदिष्टवान, राजा ने क्या आदेश दिया? इसका उत्तर होगा राजा आदिष्टवान, यहां किम गलती से आ गया है। राजा आदिष्टवान हंसः यस्य समीपे स्वयं चलित्वा गमिष्यति सह तस्यैव भविष्यति। राजा आदिष्टवान, राजा ने आदेश दिया कि हंस जिसके नजदीक खुद चलकर जाएगा वह उसी का होगा। अगला प्रश्न, अस्य अनुच्छेदस्य उपयुक्तम शीर्षकम लिखत, इस अनुच्छेद का उचित शीर्षक लिखिए, उपयुक्त शीर्षक लिखिए। यहां भी थोड़ा सा टाइपिंग में 2 लिखा गया है, 2 नहीं, ये 3 नंबर। अस्य अनुच्छेदस्य उपयुक्तम शीर्षकम लिखत, इस अनुच्छेद का उपयुक्त शीर्षक लिखिए। तो इसका शीर्षक होगा रक्षकः भक्षकात् श्रेयान, जो गद्यांश के अंत में है, या दयालु सिद्धार्थ, या सिद्धार्थस्य दयालुता। मैं यहां 3 शीर्षक लिखा हूं, आपको जो अच्छा लगे इन तीनों में से आप लिख सकते हैं। इन 3 शीर्षकों के अलावे भी शीर्षक हो सकते हैं, आप वह भी लिख सकते हैं, किंतु ध्यान रहे शीर्षक जो भी आप लिखें वह सटीक हो और वह शीर्षक पूरे गद्यांश पर फोकस करे, ऐसा शीर्षक लिखना चाहिए। तो प्यारे विद्यार्थियों, ये जो आपने अभी आदर्श प्रश्न पत्र देखा, यह प्रस्तुति संस्कृतानुराग नामक YouTube चैनल की तरफ से था। तो प्यारे विद्यार्थियों, अगर आपको आज का मेरा यह वीडियो पसंद आया हो तो कृपया इसे आप लाइक, कमेंट एवं शेयर करके मुझे प्रोत्साहित करने का कार्य करें, ताकि आगे आपके लिए मैं और भी बेहतर एवं उपयोगी वीडियो बनाने का कार्य करता रहूं। साथ ही मेरे इस चैनल संस्कृतानुराग को यदि आप अब तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो इसे आप अवश्य सब्सक्राइब कर लें एवं नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लें, ताकि मेरे द्वारा इस चैनल पर अपलोड किए गए प्रत्येक वीडियो की सूचना सर्वप्रथम आपको प्राप्त हो सके। तो आज के लिए इतना ही। सबों को मेरी ओर से बहुत बहुत धन्यवाद। एक सूचना है विद्यार्थियों कि अगले वीडियो में मैं आपके सामने आदर्श प्रश्न पत्र सेट 4 लेकर आऊँगा। तब तक के लिए पुनः एक बार आप सबों को मेरी ओर से बहुत बहुत धन्यवाद।